पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। लखीमपुर खीरी हिंसा के एक चश्मदीद गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। बीते दिन यानी 31 मई को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दिलबाग सिंह इस हमले में बाल बाल बच गए। दिलबाग तिकोनिया में हुई हिंसा के चश्मदीद गवाह हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक देर शाम दिलबाग अपनी कार से घर जा रहे थे, तभी भदेंड गांव के पास पीछे से आई एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने अचानक उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। दिलबाग सिंह ने अपने ऊपर हुए इस हमले की जानकारी लखीमपुर खीरी पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब लखीमपुर हिंसा मामले के किसी गवाह पर हमला किया गया हो। इससे पहले 10 अप्रैल को भी लखीमपुर खीरी कांड के एक चश्मदीद गवाह हरदीप सिंह पर रामपुर के बिलासपुर में हमला हुआ था। अगली सुर्खी दिल्ली से है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा और कई तीखे सवाल पूछे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। स्मृति ईरानी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब आया। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पर देश को गर्व होना चाहिए। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले, उनके सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली। उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। आपको बता दें कि बीते 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि वे उन 4 कंपनियों को मिले फंड का सोर्स नहीं बता सके जिनमें वे शेयर होल्डर थे। ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने शेल यानी कि कागजी कंपनियों से 4 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि ली है। यह पैसा हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एक कंपनी को कैश ट्रांसफर करने के बदले में प्राप्त हुआ था। तीसरी सुर्खी बिहार से आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। जातिगत जनगणना को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला लिया गया है। बहुत जल्दी कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं। कि आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है। और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाए। पॉलिटिकल को फायदा कीजिए। और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित गणना।
बिहार में जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से हो रही है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से 2 बार सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव भी पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। अगली सुर्खी बनी ईडी का एक नोटिस। ये नोटिस मिला कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सिंघवी ने बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। राहुल गांधी विदेश में हैं। अगर वे तब तक नहीं आ पाते हैं तो ईडी से और वक्त मांगा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने ईडी के नोटिस के पीछे प्रधानमंत्री को बताया कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं है और पुरजोर तरीके से, बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। ईडी ने सोनिया और राहुल को जिस मामले में नोटिस भेजा है उसे भी समझ लेते हैं। साल 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल बनाया था। इसने 3 अखबार निकालने शुरू किए, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। एसोसिएटेड जर्नल पर कभी नेहरू का मालिकाना हक नहीं रहा। इसे 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। इसमें से कई बड़े नेता भी थे। देश को आज़ादी मिली, अखबार फिर भी चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बिक्री कम होने लगी। साल 2008 में आते आते एसोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। साथ ही ये भी मालूम चला कि एसोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा भी चढ़ चुका है। 90 करोड़ रुपए के कर्ज की भरपाई के लिए एक ट्रिक अपनाई गई। कांग्रेस ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई। इसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। महात्मा गांधी ने जो यंग इंडिया अखबार शुरू किया था उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। कंपनी में 76% शेयर्स राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। बाकी की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। तो हुआ ये कि सोनिया और राहुल की ही कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए। यंग इंडिया ने इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए एसोसिएटेड जर्नल को खरीद लिया। फिर आया साल 2012। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। स्वामी ने कहा था कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 90 करोड़ रुपयों की वसूली कर ली गई। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। फिलहाल ईडी का कहना है कि ये इस केस में पहला समन है। इस मामले में उन कांग्रेस नेताओं के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं जो नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में पदाधिकारी थे। अगली सुर्खी भी ईडी से ही जुड़ी है। ईडी ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े 23 बैंक खातों को अस्थायी रूप से सीज कर दिया है। साथ ही ईडी ने पीएफआई से जुड़े संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन आरआईएफ के 10 बैंक खातों को भी अटैच कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई और आरआईएफ को संदिग्ध स्रोतों से भारी मात्रा में नकदी मिली है। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया 2009 से अब तक पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसमें से आधे से ज़्यादा रकम में जमा किए गए। इसी तरह आरआईएफ के खातों में अब तक 58 करोड़ जमा किए जा चुके हैं।